नमस्कार। वेलकम टू एमटी वर्ल्ड। आज हम लोग क्या ना इम्यूनोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इम्यूनोलॉजी में एंटीजन को लेकर बात करेंगे। एंटीजन क्या है? एंटीजन इज ए सब्सटेंस व्हिच when introduced into a body evokes immune response to produce specific antibody with which it reacts in a observable manner। इसका मतलब बोल रहा है एंटीजन एक तरह का सब्सटेंस है जिसको बॉडी में जब प्रोग्रेस करवाया जाता है तब बॉडी उसका रेस्पॉन्स में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि ना वो एंटीजन के साथ रिएक्शन करता है। उसी को हम लोग क्या ना एंटीजन बोलते हैं। तो ये जो एंटीजन है एक कितना तरह का होता है? एक तो हम लोग का दो तरह का एंटीजन होता है, एक कॉम्प्लीट एंटीजन और एक हैप्टेन और इनकॉम्प्लीट है एंटीजन। फिर कंप्लीट एंटीजन हम लोग किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंस क्या ना इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो खुद से क्या ना एंटीबॉडी फॉर्मेशन को कर सकता है, मतलब करवा सकता है, उसको हम लोग कंप्लीट एंटीजन बोलेंगे। मतलब कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में हम लोग का ये बॉडी है इसमें अगर एंटर करता है तो इस बॉडी में अगर एंटर करता है, अगर एंटर करने के बाद हम लोग का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है तो उस एंटीजन को हम लोग कॉम्प्लीट एंटीजन बोलेंगे। फिर हैप्टेन किसको बोलेंगे? है ना, जो एंटीजन हम लोग का बॉडी में प्रोग्रेस करता है लेकिन अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, मतलब उसके चलते हम लोग का बॉडी कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करेगा। नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन units but become immunogenic। तो हम लोग कंप्लीट एंटीजन और इनकम्प्लीट एंटीजन का फर्क हम लोग को समझ में आया क्या ना, ये बॉडी में जाके इम्यून रेस्पॉन्स को इम्यून रेस्पॉन्स फॉर्मेशन करेगा, उसका बाद क्या ना हम लोग का एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। और हैप्टेन में क्या ना ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन हम लोग का नहीं होता है। फिर आता है प्रो एंटीजन। प्रो एंटीजन किसको बोला जाता है? क्या ना ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस in which does not induce antibody formation but can cause delayed hypersensitivity reaction, और उसको ना प्रो एंटीजन बोला जाता है। फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट किसको बोला जाता है? बा एपिटोप इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनेसिटी। ये एंटीजन possesses a number of these is determinant। तो एंटीजन में तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी को क्या ना एपिटोप बोला जाता है। यही एपिटोप बाद में जब एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है तब उसके साथ स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है। ईच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इंड्यूस्ड अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जितना तरह का मतलब ईच माने हर एक डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा है ना, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को फॉर्म कर रहा है, फॉर्म करता है। द सच ऑफ एंटीजेनिक एक डिटर्मिनेंट इज अराउंड 25 to 34 एंगस्ट्रॉम एंड मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 400 to 1000 एन होता है। तो जब हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट जितना बड़ा होगा वो ना एंटीजन बहुत अच्छा होगा, ये बोला जाता है। द combining site of on the antibody molecules corresponding to the epitope is called paratope। तो पैराटोप हम लोग कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? पैराटोप हम लोग का एंटीबॉडी एंटीबॉडी में प्रेजेंट रहता है, और एपिटोप जो रहता है वो एंटीजेन में रहता है, एंटीजेन एंटीजेन में प्रेजेंट रहता है। फिर हम लोग का ये जो एंटीजन कितना अच्छा, कौन एंटीजन कितना अच्छा बनेगा उसका कुछ कुछ ये है मैंने, जैसा क्या है ना फॉरेननेस, कौन सा सब्सटेंस कितना उसका बॉडी का अपना नहीं है उसके हिसाब से एंटीजन इन बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स करेगा। बोल रहा है फॉरेननेस में
एन एंटीजन मस्ट बी फॉरेन टू द इंडिविजुअल, मतलब उसका वो एंटीजन जो भी सब्सटेंस बॉडी में एंटर किया है वो बॉडी का अपना नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी का होना चाहिए। और अच्छा इन्वायरमेंटल किसी का होना चाहिए, तब वो बॉडी में दूसरा किसी का पाया जाएगा, तब उसके अगेंस्ट में हम लोग का एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। The immune system does not normally mount an immune response against its own antigen, मतलब हम लोग का बॉडी खुद का एंटीजन इनके अगेंस्ट कभी भी इम्यून रेस्पॉन्स नहीं दिखाता है। फिर आता है साइज, जितना लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो उतना अच्छा एंटीजेनिक होगा, और लोअर मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो नॉन एंटीजेनिक होगा। फिर आता है केमिकल नेचर, जितना एंटीजन है हम लोग का वो क्या ना प्रोटीन्स इन नेचर होता है और पॉलीसेकेराइड इन नेचर, या तो प्रोटीन होगा या तो पॉलीसेकेराइड होगा। प्रोटीन्स आर मोर इफेक्टिव एंटीजन एंड एक्सेप्शन ऑकर्स इसमें क्या है ना जिलेटिन व्हिच इज नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन ड्यू टू द लो टायरोसिन कंटेंट। तो जिलेटिन हम लोग का एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है उसी को याद करना है। जिलेटिन हम लोग का नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन है। उसमें क्यों नॉन एंटीजेनिक होता है ना, उसमें लो टायरोसिन मॉलिक्यूल रहता है। लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर लेस एंटीजेनिक ऑन देयर ओन बट डू सो व्हेन कॉम्बाइंड विद प्रोटीन, जब लिपिड और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ कॉम्बाइन करता है तब भी वो एंटीजेनिसिटी दिखा सकता है, वो एंटीजेनिक होता है। फिर ऑटो स्पेसिफिसिटी, बोला सेल्फ एंटीजन आर जनरली नॉन एंटीजेनिक होता है, मतलब खुद का अपना एंटीजन कभी भी एंटीजेनिक नहीं होता है। बट व्हेन दे आर एक्सेप्शन, बट देयर इज ए एक्सेप्शन, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसा लेंस प्रोटीन एंड स्पर्म हो गया हम लोग का बॉडी में एक्सेप्शन। लेंस प्रोटीन क्या बोल रहा है, क्यों हो रहा है? लेंस प्रोटीन normally confined within the capsule does not come in the contact with the immune system, therefore it does not recognized। बोला हम लोग का लेंस प्रोटीन जो होता है वो एक कैप्सूल के अंदर होता है, तो इसीलिए हम लोग वो कभी भी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ कांटेक्ट में नहीं आया। जब कांटेक्ट में नहीं आया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अपना बोल के पहचान नहीं पाता है, इसीलिए उसको भी ये एंटीजेनिक एज ए रिकॉग्नाइज्ड कर लेता है। फिर सिमिलरली एंटीजेंस मतलब स्पार्न आर एब्सेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक लाइफ एंड द डेवलप later, so this is also not recognized by the immune system। तो हम लोग का बॉडी में दो चीज है जो कि ना हम लोग का बॉडी उसको एज ए एंटीजन मार्क कर सकता है, वो क्या क्या है, लेंस प्रोटीन और स्पार्क। फिर आता है हेटेरोफिलिक एक स्पेसिफिसिटी। हेटेरोफिलिक स्पेसिफिसिटी मतलब क्या है, सेम और क्लोजली रिलेटेड एंटीजन प्रेजेंट इन द डिफरेंट टिश्यू ऑफ मोर देन वन स्पीसीज आर नोन एज हेटेरोफिलिक एंटीजन। जो हेटेरोफिलिक एंटीजन जो बोला है इसका मीनिंग है ए, कि कोई बर्ड का हो गया एंटीजन, या फिर रैट का हो गया, वो सारा जो एंटीजन है ना, एक अपोर का एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसी को बोला जाता है। मतलब कोई भी एक एंटीजन मेरा बॉडी में प्रवेश किया, आया, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बना, हाँ वो एंटीबॉडी दूसरा कोई पॉक्सी का जो कुछ एंटीबॉडी होगा उसके साथ क्रॉस रिएक्ट कर रहा है। ये जो क्रॉस रिएक्ट कर रहा है इसी को हम लोग हेटेरोफिलिक एक स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, बा ये जो एंटीजन जिसके चलते क्या हम लोग का ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है उसको हेटेरोफिलिक एंटीजन बोलेंगे। तो वही बोला है एंटीबॉडीज टू दीज is antigen produced by one species cause react with the antigen of the other species। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो फोर्समैन एंटीजन and it is a lipoprotein polysaccharide complex widely present in the man, animal, birds and bacteria। ये जो फोर्समैन एंटीजन है इसको हम लोग यूनिवर्सल यूनिवर्सल हेटेरो हेटेरोफिलिक एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन फिर और हेटेरोफिलिक एंटीजन कौन है, ओएलफिलिक रिएक्शन भी हेटेरोफिलिक एंटीजन के ऊपर बेस्ड है।
फिर पॉल वनल टेस्ट, ये भी हेटेरोफिलिक एंटीजन के ऊपर बेस्ड है। वेलफिलिक टेस्ट में क्या किया जाता है, सीरम ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द टाइफस फीवर agglutinates strain of the Protea species. This is due to the presence of the heterophilic antigen on the rickettsia causing typhus fever. बोल रहे हैं ये जो वेलफिलिक टेस्ट हम लोग जब करते हैं तो पेशेंट इनको जो क्या है ना वो टाइफस फीवर से संक्रमित है, उसके बॉडी में टाइफस फीवर हुआ है। जो टाइफस फीवर कौन करता है, रिकेट्सिया करता है। तो रिकेट्सिया जो एंटीजन है वो उसका बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया है वही एंटीबॉडी को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रोटियास जो अच्छे नॉन मोटाइल प्रोटिया स्टेन है, जैसा OX19 है, OX2 है, OXK है, ये जो प्रोटिया स्पीसीज है इसका एंटीजन के साथ उसका वो पेशेंट का एंटीबॉडी ये क्रॉस रिएक्ट कर जाता है। तो इसी के बेसिस में हम लोग वेलफिलिक टेस्ट को करते हैं। फिर आता है पॉल बनल टेस्ट। इन इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस हेटेरोफिलिक एंटीबॉडीज appears in the serum of the patient. These antibody agglutinate at sheep erythrocytes because Epstein-Barr virus, the causative agent of the infectious mononucleosis, share antigens with the sheep erythrocytes. ये जो पॉइंट है पॉल बनल टेस्ट, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। एक तो पॉल बनल टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए हम लोग करते हैं। ये वन टाइप ऑफ हेटेरोफिलिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, हेटेरोफिलिक एंटीजन रिएक्शन है या हेटेरोफिलिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है। तो ये जो इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस इसका किसका इन्फेक्शन के चलते होता है, ये इप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन के चलते ये होता है। हम्म। फिर नेक्स्ट आता है सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन हम लोग किसको बोलते हैं, जो एंटीजन जो मॉलिक्यूल्स क्या ना इंटरैक्ट विद द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ इंटरैक्ट करता है एंड टी लिम्फोसाइट के साथ इंटरैक्ट करता है विद इन ए नॉन स्पेसिफिक मैनर, उसको हम लोग क्या ना सुपर एंटीजन बोलेंगे। सुपर एंटीजन मतलब वैसा मॉलिक्यूल होगा वो क्या ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एवं टी लिम्फोसाइट के साथ नॉन स्पेसिफिक मैनर में इंटरैक्ट करता है, उसी को हम लोग सुपर एंटीजन बोलेंगे। ये जो इंटरेक्शन of the super antigen with the MHC class 2 molecules of the APC and the VV domain and ये VV domain of the T lymphocyte, its reactor activates the large number of the T lymphocytes, then conventional antigen. This leads to massive cytokine expression and immune modulation. Staphylococcus enterotoxin, exfoliative toxin, and some viral proteins are the example of the super antigen. फिर हम लोग आएंगे क्या ना एंटीबॉडी के ऊपर। एंटीजन देखे कुछ कुछ पॉइंट, फिर अब एंटीबॉडी के ऊपर आएंगे। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हेवी एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन से बना है। कोई भी एंटीबॉडी हो रहा है तो बोल रहा है दो को आइडेंटिकल हेवी चेन और दो आइडेंटिकल लाइट चेन से बना है। ये दो बड़ा वाला है, ये हेवी चेन है, और ये छोटा वाला लाइट चेन है। द हेवी चेन आर लॉन्गर एंड द लाइट चेन आर शॉर्टर। बोल रहा है हेवी चेन लंबा होगा, बड़ा होगा, और एल चेन छोटा होगा। बोथ टाइप ऑफ चेन आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, मतलब दोनों चेन हम लोग का पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होगा। द टू हेवी चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड और each light chain is also attached to the heavy chain by the disulfide bond। तो ये जो जितना चेन है सारा क्या ना डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम लोग का एक के साथ दूसरे कनेक्ट रहेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर आता है द एच चेन आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। जितना सारा का इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें ये जो एच चेन होता है सबका अलग अलग होता है। द five different class namely IgG, IgM, IgA, IgD, IgE are designated depending on the presence of the heavy chain gamma, mu, alpha, delta, epsilon respectively।
तो अगर हमको पूछता है आईजीडी में कौन सा हेवी चेन रहता है, तो हम लोग का आंसर होगा डेल्टा हेवी चेन रहता है। आईजीए में क्या ना अल्फा रहता है, आईजीएम में म्यू, आईजीजी में गैमा और आईजीई में इप्सिलॉन, ये हम लोग का हेवी चेन रहता है। The light chain L chain are similar in the all class of immunoglobulins. कोई भी immunoglobulins में light chain are time similar रहेगा. They are present in two forms, kappa and lambda. Each immunoglobulin has either two kappa or two lambda light chain, but both kappa and lambda never found together in a molecules. तो कोई भी एंटीबॉडी होगा या तो उसमें काप्पा रहेगा लाइट चेन एज या लैम्डा रहेगा, कभी भी दोनों नहीं रहेगा। ये हम लोग का एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है, स्टैंडर्ड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है। इसमें ये हो गया हम लोग का हेवी चेन, ये हेवी चेन हो गया, ये लाइट चेन हो गया, है ना। ये दोनों हेवी चेन डाइसल्फाइड, ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ये हेवी चेन लाइट चेन ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से हम लोग का कनेक्टेड है। तो ये जो हेवी चेन और लाइट चेन है, सबका कुछ रीजन होता है, एक तो वेरिएबल रीजन होता है और एक कांस्टेंट रीजन होता है। ये जितना वेरिएबल रीजन होता है इसमें क्या ना एमिनो टर्मिनस होता है, ये एमिनो टर्मिनस रहता है, और जो कांस्टेंट रीजन होता है उसमें कार्बोक्सिल टर्मिनस रहता है। एंटीजन का ये जो कांस्टेंट रीजन रहता है ये इसको एफसी रीजन बोलता है, और इधर का एफएबी फैब रीजन बोला जाता है। हम्म, फिर ये जो एंटीबॉडी है, कोई भी लाइट चेन और हेवी चेन में कुछ कुछ रीजन होता है कुछ स्पेशल काम के लिए। जैसा लाइट चेन में हम लोग का क्या ना वेरिएबल रीजन जो है, लाइट चेन में एक वो वेरिएबल रीजन होता है और एक वो कांस्टेंट रीजन होता है। उसी तरह का हम लोग का हेवी चेन में एक तो वेरिएबल रीजन होता है, साथ में तीन कांस्टेंट रीजन होता है, CH1 CH2 CH3 कांस्टेंट रीजन होता है। लेकिन ये आईजीएम के लिए ये कांस्टेंट रीजन ज्यादा होता है, चार को कांस्टेंट रीजन होता है आईजीएम में। ये जो एफ ए बी रीजन है, ये जितना एंटीजन का रिएक्शन सारा ये एफ ए बी मतलब वेरिएबल रीजन में हम लोग का एंटीजन बाइंड करेगा। कॉम्प्लीमेंट हम लोग का कहाँ बाइंड करेगा ना, एफसी पोर्शन में हम लोग का कॉम्प्लीमेंट बाइंड करेगा। एफसी पोर्शन में कॉम्प्लीमेंट और मोनोसाइट दोनों बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट और मोनोसाइट। फिर उसके बाद आते हैं ये जो कैप्पा और लैम्डा लाइट चेन है, ये प्रेजेंट रहेगा 2:1 रेशियो में हम लोग का सीरम में। इसके बाद हम लोग जितना इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग याद करेंगे। फिर पहला इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है ना, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। बोल रहे आईजीजी इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे ज्यादा मेजर मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीजी। ये बोल रहा है 80% ऑफ द टोटल अमाउंट का 80% है कंट्रीब्यूट करते हैं आईजीजी। इसका हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ है 23 डेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईजीजी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। It is the only immunoglobulin that is transported through placenta and provides natural passive immunity to the newborn. तो ये जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये क्या ना, ये पैसिवली प्लासेंटा का ट्रांसफर कर सकता है। ये जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन है इसका कुछ सब क्लास है, चार सब क्लास है। एक तो IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, ये चार सब क्लास इसमें पाए जाते हैं। अगर प्लासेंटा ये जो ट्रांसफर हो रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, तो इसमें सब क्लास जो रहता है वो कैसे कैसे ट्रांसफर करता है, किसका ट्रांसफर का ये ज्यादा है,
तो सबसे पहले ज्यादा ट्रांसफर होता है क्या ना, IgG1, उसके बाद IgG4, उसके बाद आता है हम लोग का IgG3, उसके बाद IgG2। ये है ना प्लासेंटल, ये जो सब क्लास है इसका प्लासेंटा ट्रांसफर का ऑर्डर है लोग का। सबसे ज्यादा IgG1, IgG4, IgG3, IgG2। फिर IgG appears late but persist for the longer period। मतलब हम लोग का IgG हम लोग का जब सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है तब अपियर करता है, लेकिन रहता बहुत, सॉरी इधर सेकेंडरी में IgG हम लोग का प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में भी हम लोग को मिलता है, लेकिन बहुत लेट से मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग का इम्यून रेस्पॉन्स में IgM को हम लोग मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है IgM को, उसके बाद IgG को मिलता है। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होता है ना, सिर्फ IgG को ही हम लोग को मिलता है। इट appears as after the initial immune response which is IgM in nature। फिर उसके बाद बोला इट participates in precipitation, complement fixation and neutralization of toxin and viruses। तो ये कौन कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाएगा IgG, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएगा। IgG binds to the microorganism and enhance the process of the phagocytosis। ये IgG अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बाइंड कर जाता है, एंटीजन के साथ बाइंड हो जाता है, तो जो APC है, ये मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो उस सेल को फैगोसाइट कर लेगा। Extracellular killing of the target cell coated with the IgG is due to the recognition of the Fc receptor of the IgG by the killer cell bearing the appropriate receptor। वही बोल रहा है, कोई भी अगर सेल को IgG से कोटेड हो गया मतलब उसको वो फैगोसाइट हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है पैसिवली एडमिनिस्टर्ड IgG suppresses the homologous antibody synthesis by the feedback mechanism। तो मान लो मेरा बॉडी में कोई एंटीजन आया है, तो उसके चलते मेरा बॉडी एंटीजन बनाना चालू कर रहा है। फिर हम रेडीमेड कोई भी एंटीबॉडी मतलब उस एंटीजन के अगेंस्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है उसको हम लोग क्या ना इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, तो हम लोग का बॉडी नेचुरली जो प्लाज्मा सेल से इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता था वो अभी क्या सिंथेसिस को वो रोक देगा, क्योंकि वो बॉडी में रेडीमेड जो इम्यूनोग्लोबुलिन मिला है वो बॉडी का इम्यूनोग्लोबुलिन के सिंथेसिस को रोक देता है, कि वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसको रोक देता है। क्या फीडबैक मैकेनिज्म होगा इसमें, बोलेगा आपके पास जब इतना मिल ही गया है तो क्यों काम करना है मेरे को। Based on this property, isoimmunization of the woman is done by the administration of the anti-RHD IgG during delivery। ये जो anti-RHD IgG ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब उसका अ, दे रहा हूँ, कितना घंटा के अंदर देना पड़ेगा, 72 आवर्स के अंदर इसको देना पड़ेगा मिनिमम, मैक्सिमम 72 घंटा के अंदर हमको देना पड़ेगा। पहले बोले है IgG का 4 सब क्लास होता है, IgG1, G2, G3, G4। ये क्या ना, ये जो 4 सब क्लास है हम लोग का कैसा मिलता है, कितना कितना मिलता है सीरम में हम लोग, IgG1 सबसे ज्यादा मिलता है, IgG2 उसके बाद IgG3 उसके बाद IgG4, IgG1 उसके बाद IgG2 उसके बाद IgG3 उसके बाद IgG4। फिर आता है क्या ना IgGA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए इज द सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, 30% of the serum immunoglobulin। The normal serum concentration is 0.6 to 4.2 milligram per ml, half life 6 to 8 days।
IgE occurs in two forms: secretory serum IgA and secretory IgA. IgA is the principal immunoglobulin present in the secretion such as milk, saliva, tears, sweat, nasal fluid, colostrum, and in the secretion of the respiratory, intestinal, genital system. It protects the mucous membrane against the microorganism. It forms antibody paste on the mucosa. इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हम लोग का स्वेट हो गया, कोलोस्ट्रम हो गया या मिल्क हो गया, और ये मिल्क हो गया और टीयर्स हो गया। ये चार जो सिक्रीशन हम लोग को मिल रहा है इसमें आईजीए रहता है। इसको हम लोग को ये चार को याद करना पड़ेगा। इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है टीयर्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, या स्वेट में कौन सा रहता है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा रहता है। IgA does not fix complement but can activate alternative complement pathway. A IgA is mainly synthesized locally by the plasma cell and little is derived from the serum. Two subclasses of the IgA, IgA1, IgA2 are known. IgA2 is the predominant in the secretion but constitute a minor part of the serum IgA. IgA2 is devoid of the interchain disulfide bond between H and L chain. फिर आता है आईजीएम, ये सब उससे भी इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। IgM is pentamer consisting 5 immunoglobulin subunit and 1 molecule of J chain। तो IgM 5 गो एंटीबॉडी मिला के हम लोग का बनता है। तो ये पांचों को कनेक्ट कौन करता है, जे चेन हम लोग को पांचों को पकड़ के रखता है। each chain of the IgM has 4 CH domain rather than 3 as seen in the H chain of the IgG molecules. It constitutes about 5 to 8% of the total serum immunoglobulin. The normal level is 0.5 to 2 milligram per ml. Half-life is about 5 days. It is heavy molecules with a molecular weight 9 lakh to 10 lakhs. Hence, it is called millionary molecules. ये important point है। लोग कौन सा एंटीबॉडी को मिलियनरी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। IgM is mainly distributed intravascularly. It is the earliest synthesized immunoglobulin by the fetus in about 20 weeks of the age। तो 20 वीक ऑफ द एज में फिटस में क्या ना इम्यूनोग्लोबुलिन एम बन जाता है हम लोग का। फिर इट अपियर्स अर्ली इन द रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन बिफोर आईजीजी। कोई भी इन्फेक्शन होता है सबसे पहले आईजीएम अपियर होता है। IgM antibody are short-lived and disappear earlier than IgG. Hence, its presence in the serum indicate क्या ना recent infection। recent infection अगर एक दिन दो दिन हो रहा है तो लोग का IgM मिलेगा। It cannot cross placenta. Presence of IgM antibody in the serum of the newborn indicates congenital infection. Its detection is therefore useful the diagnosis of congenital syphilis, HIV infection, toxoplasma and rubella। तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या ना प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस में इंफेक्शन कर सकते हैं। उसके सबसे पहला है ट्रिपोनिमा पैलिडम जो सिफिलिस कज करता है, फिर HIV है, टॉक्सोप्लाज्मा है और रूबेला है। ये चार माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, इट इज द वेरी इफेक्टिव एंटीबॉडी इन द एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ऑक्सोनाइजेशन एंड इम्यून हेमोलिसिस। इट इज मोर एफिशिएंट देन IgG इन दिस रिएक्शन। IgM provides protection against blood invasion by the microorganism. Its deficiency is often associated with septicemia। अगर IgM का deficiency होता है तो उसका क्या ना septicemia होता है।
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है IgM? IgM appears on the surface of the unstimulated B lymphocytes and act as a recognition receptor for antigen. एंटीजन के रिकॉग्निशन रिसेप्टर एज ए काम करता है IgM. फिर दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन आ गया IgE. IgE mainly produced in the lining of the respiratory and intestinal tract. Serum contain only trace amount of IgE, mostly distributed extravascularly. It is also referred to as region antigen, region and antibody. एंटीबॉडी ये इंपॉर्टेंट है. रीजन एंटीबॉडी किसको बोला जाता है? हाफ लाइफ 2 to 3 days इज रिजेंबल्स IgG इन स्ट्रक्चर. फिर ये जो IgG है, IgE है, इट इज की ना हीट लेवल है, ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 आवर्स में. बाकी जितना एंटीबॉडी है वो सारा हीट स्टेबल होता है, हीट स्टेबल. इट हैज द एफिनिटी फॉर सरफेस ऑफ द टिश्यू सेल्स, particularly mast cell. IgE mediates type 1 hypersensitivity reaction. This is responsible for asthma, hay fever or angina. ये हो गया. फिर high level of IgE is in serum is also seen in the children with high load of intestinal parasite. तो हम लोग अभी क्या ना जितना इम्यूनोग्लोबुलिन था सारा देखे हैं. इसमें और भी डिस्कस करना है, कुछ कुछ ऑर्डर है जो हमको याद करना है. ये जो जितना इम्यूनोग्लोबुलिन है इसमें सबसे कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, हाफ लाइफ किसका ज्यादा है, सीरम डेली प्रोडक्शन किसका ज्यादा है. हम लोग इसका एक सिनोनिम बना है DHS. D फॉर डेली प्रोडक्शन, H फॉर हाफ लाइफ, S फॉर सीरम कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका जो हम लोग का ऑर्डर है जितना हम लोग का आई, सबसे ज्यादा कौन है IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद कौन आता है IgM, फिर आता है IgD, उसके बाद आता है IgE. पहले एक ऑर्डर बोले थे क्या ना, कौन सा बोले थे, प्लासेंटल ट्रांसफर. प्लासेंटल ट्रांसफर का एक ऑर्डर होता है. कौन सा एंटीबॉडी हम लोग को प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है ना, IgG हम लोग का क्रॉस कर सकता है. तो इसका जितना सब टाइप है उसमें IgG1 सबसे ज्यादा करता है, फिर IgG4, उसके बाद कौन करता है IgG3, उसके बाद IgG2. फिर अगर पूछा जाए हम लोग को क्या ना क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का ऑर्डर क्या है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ऑर्डर क्या है. इसमें सबसे ज्यादा क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कौन करता है ना, IgM करता है. उसके बाद कौन ना IgG3, उसके बाद IgG1, IgG2. ये सारा क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन को कर सकता है. इसमें क्या ना IgG4 जो है, IgG4 ये ना कॉम्प्लीमेंट को फिक्स नहीं करता है, does not fix complement. हम लोग IgG जब पढ़ रहे थे तो एक चीज छूट गया था, ये जो IgG है ये क्या टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन दिखाता है.